हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सी टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। नव वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष 2022 आप सभी के लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। आपने इस नव वर्ष में जो भी सपने सजाए हों वो सभी इस नूतन वर्ष में सच हों। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दीर्घायु हों। यह नया वर्ष आप सभी लोगों के लिए एक खाली किताब की तरह है, तो फिर उठाइए कलम और अपने हाथों से अपने लिए एक सुंदर और बेहतरीन कहानी लिखिए। मौका जाने ना दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अपने लिए एक सुंदर कहानी लिखने का मौका है, इसको जाने ना दीजिए। और ये नया साल आपके और आपके परिवार के लिए बेहतरीन रहे। आप सभी स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। आपको और आपके परिवार को स्टडी स्मार्ट वे के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास। आज आपके लिए हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो वही प्रश्न इसमें है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या फिर अवनति। उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्थान का विलोम होता है पतन, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष और अवनति का विलोम होता है उन्नति। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम है रोपण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आप सभी लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई को अपनी जारी रखिए, क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है। इसलिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और देखते रहिए स्टडी स्मार्ट वे। तो देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर बीज वपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चारण काल ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीर गाथा काल को ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। तो ये देखते रहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अति सूधो स्नेह को मारक, यह किसकी पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मारक, आलम की, बोधा, ठाकुर या फिर घनानंद की। तो यह पंक्तियाँ ये घनानंद से संबंधित हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं, आपको बता देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुजान, विरह लीला, सुजान सागर, विरह लीला, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा या फिर यमुना। कालिंदी ये यमुना का पर्यायवाची है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यमुना के और पर्यायवाची हैं, आपको बता देते हैं। अर्कजा, सूर्यसुता, ये यमुना के पर्यायवाची हैं। गंगा के पर्यायवाची देव नदी, देव नदी, विष्णुपगा, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विष्णुपगा। लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं श्री, पद्मा, लक्ष्मी। सरस्वती के पर्यायवाची हैं वागेश्वरी, शारदा, वागेश्वरी, शारदा, ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। तो आपके सामने सारे पर्यायवाची लिख दिए हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यमुना का पर्यायवाची कालिंदी, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। चिंतामणि, ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। बाकी भी आपको बता देते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का गुप्त निबंधावली, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज और कल्पलता, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही आपको बताए गए हैं। श्याम सुंदर दास का कर्तव्य, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्याम सुंदर दास का एक और है सभ्यता साहित्य की विशेषताएं,
तो इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, अपने नोट्स जरूर बनाते चलें। आगे बढ़ते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में, 1900 में, 1903 में या फिर 1905 में? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष थे बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ये थे इसके अध्यक्ष, और ये वाराणसी में हुई। इनको नोट कर लीजिएगा, वाराणसी में हुई थी। अध्यक्ष थे बाबू श्याम सुंदर दास और 1893 में हुई थी। इसी से मिलता जुलता एक नाम और है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। नागरी प्रचारिणी पत्रिका यह एक पत्रिका है और इसका संपादन 1896 में हुआ, बेड़ी प्रसाद के नेतृत्व में। इसके संपादक वेणी प्रसाद थे और यह एक त्रैमासिक पत्रिका थी। तो ये दोनों मिलते जुलते नाम है, इसलिए कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। नागरी प्रचारिणी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन 1896 में हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर राम प्रसाद निरंजनी? प्रेम सागर ये लल्लू लाल जी की रचना है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको सभी की रचनाएं बता दी गई हैं। लल्लू लाल जी की सिंहासन बत्तीसी है और प्रेम सागर भी है और एक बेताल पच्चीसी, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको लिख लीजिएगा कहीं पर, आपसे बार बार कही जा रही है तो इनको नोट करते चले। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी की रचनाएं हैं। मुंशी सदा सुखलाल की सुख सागर है, सदल मिश्र की चंद्रावली है और राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग विशिष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छा वर्ण किसके योग से बनता है? का प्लस सा, का प्लस चा, का प्लस छा या का प्लस सा? तो ये छा वर्ण का प्लस सा के योग से बनता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको और बता देते हैं, ता प्लस रा के योग से बनता है त्रा, जा प्लस वा के योग से बनता है ज्ञा और शा प्लस रा के योग से बनता है श्रा। इनको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में संस्कृत में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हिंदी में तो पूछे ही जाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर और एग्जाम टाइम जरूर देख लीजिएगा। रिवीजन करते चलें। पिछले वीडियो भी देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? पाश्चात्य का अर्थ होता है पीछे का या पूर्व का। तो इसका विपरीत पौर्वात्य, पूर्वाय, पौर्वात्य या फिर पूर्ववाच। तो पाश्चात्य का विपरीतार्थक होता है पौर्वात्य। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम का अर्थ होता है सुंदर है। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इसका पर्यायवाची नहीं है? अतुल, अनिल, अपूर्व या फिर अनोखा? अनिल पर्यायवाची होता है हवा का। अनिल हवा का पर्यायवाची होता है, बाकी ये तीनों अनुपम के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण शब्द है, स्वर्ण कैसा शब्द है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द या फिर विदेशी शब्द? स्वर्ण ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। शब्द की सही वर्तनी देखिएगा। सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक या फिर सौंदर्यवर्धक? शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सौंदर्यवर्धक यानी सौंदर्य से भरा हुआ, सुंदरता से भरा हुआ। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि या फिर यड़ स्वर संधि? जगन्नाथ का संधि विच्छेद करके देखते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? जगत प्लस नाथ। तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यंजन संधि में जब का, चा, टा, ता, पा इन वर्णों के बाद में ना या मा आ जाए तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण बन जाता है।
यानी कि इसमें ता आया है, तो ये ता वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाएगा। इस तरह से इसको पहचान लेते हैं, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर, निशाचर, तरणि या फिर कृशाणु। ये आपको बता दें, कृशाणु आग का पर्यायवाची है, तरणि सूर्य का पर्यायवाची है, निशाचर राक्षस का पर्यायवाची है और निशाकर ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? गरुड़ ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर या फिर विश्वंभर। महादेव का पर्यायवाची गरुड़ ध्वज, नारायण और विश्वंभर ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। और चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा को अपने शिखर पर धारण करने वाले महादेव, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये महादेव के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाथ कंगन को आरसी क्या? जो सुंदर हो उसे परखने की जरूरत, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिस स्त्री को हाथ के कंगन मिल जाएं उसे और क्या चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। हाथ कंगन को अर्सी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। औंधी खोपड़ी, इसका अर्थ पूछा गया है। औंधी खोपड़ी कुछ निर्णय ना कर पाना, मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना या इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी का अर्थ यानी कि मूर्ख, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। औंधी खोपड़ी का अर्थ होता है मूर्ख होना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया है इसमें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त, अधियुक्त, अधियोक्ता या फिर अभियोक्ता। जिसके द्वारा अभियोग लगाया जाता है उसको अभियोक्ता कहते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अभियुक्त कहते हैं जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो। जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त। तो याद रखिएगा, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसे कहते हैं अभियोक्ता, और जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो स्वयं उत्पन्न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अजन्मा, ब्रह्मा, प्रजापति या फिर स्वयंभू। जो स्वयं उत्पन्न हो उसको प्रजापति कहते हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अजन्मा कहते हैं जिसने अभी तक जन्म ही ना लिया हो। जिसने अभी तक जन्म ही ना लिया हो उसको कहते हैं अजन्मा, और जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं प्रजापति। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत या मर्माहूत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको कहते हैं मर्माहत। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मर्माहत यानी जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, चोट लगी हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञापद नहीं है। कौन सा इनमें से विशेषण से संबंधित भाववाचक संज्ञापद नहीं है? आत्मीयता, नैपुण्य, धैर्यवत्ता या फिर सारथ्य। कौन सा नहीं है? तो ये आपका धैर्यवत्ता नहीं है। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इसमें जब भाववाचक संज्ञा लग जाएगी तो ये हो जाएगा धैर्यवान। धैर्यवान। आत्मीयता ये आत्मीय से बना है। नैपुण्य निपुणता से बना है, निपुणता। और सारल्य ये सरलता से बना है। तो देख लीजिएगा इन्हें। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञापद ये धैर्यवत्ता नहीं है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्कोच शब्द का सही अर्थ। उत्कोच घूस लेने वाला, घूस देने वाला, घूस या रिश्वत लेने का इच्छुक। उत्कोच कहते हैं घूस को। ये आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। घूस वह होती है जो ऐसा धन जो अनुचित तरीके से अपना कार्य करवाने के लिए लिया या दिया गया हो, उसको कहते हैं घूस। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है?
अविकारी पद नहीं है। अविकारी पद वो होते हैं जो जिन पर लिंग वचन विभक्ति का कोई असर नहीं होता है, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। और इनमें से कौन सा नहीं है? संबंध सूचक, सर्वनाम, समुच्चयबोधक या फिर क्रिया विशेषण। अविकारी पद नहीं है तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाम अविकारी पद नहीं है। बाकी संबंध सूचक, समुच्चयबोधक, क्रिया विशेषण ये तीनों ही इसके पद हैं, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अब उपसर्ग का, अवनद, अवलेह, अवेक्षण या फिर अवधि, किसमें नहीं हुआ है? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधि में अब उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यह एक भाषा है जो कि पूर्वी हिंदी में आती है। यह एक भाषा है, अवधि यह एक भाषा है जो कि पूर्वी हिंदी में आती है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सभी में अब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें रस पूछा गया है आपका। बोरों सबें रघुवंश कुठार की धार में, बारन बजी सरतहीं, बान की वायु उड़ाई के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समरतहीं। इस काव्य की पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस या फिर वीर रस। तो इसमें कौन सा रस है यह पूछा गया है। बोरों सबे रघुवंश कुठार की धार में, इसमें बारन बजी सरतें वान की वायु यानी कि धनुष बाण की हवा से, धनुष बाण से जितने भी शत्रु हों उनको पराजित करो। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रौद्र रस। यहाँ पर स्थायी भाव क्रोध आ रहा है तो ये रौद्र रस हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। ये कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या फिर वरवय। श्री गुरु चरण सरोज रज, तो इस पंक्तियों में पूछा गया था ये कौन सा छंद है, तो इस तरह से आपको समझाया गया है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोहा छंद है। इस तरह से देख लीजिए, दोहा के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये पहले चरण में देख लीजिए, ये आपकी 13 मात्राएं हैं और चौथे चरण में ये 11 मात्राएं हैं। तो इस तरह से ये दोहा छंद हुआ, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो वो कमेंट बॉक्स में बता दे, जिससे कि आपकी वो समस्या दूर कर दी जाएगी अगली वीडियो में। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। आनंद कादम्बिनी ये पत्रिका बद्री नारायण चौधरी ने प्रकाशित की थी और ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई थी। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बद्री नारायण चौधरी ने प्रकाशित की थी और इनका उपनाम है प्रेमघन। इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है और इनकी ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आदिकाल की रचना है, कौन सी रचना इसमें से आदिकाल की है? अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर खुमान रासो। तो इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है। ये आपकी अखरावट, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और ये भक्तिकाल की है। छत्रसाल दशक ये भूषण की रचना है और ये रीतिकाल की है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है और आधुनिक काल की है। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है और ये आदिकाल की रचना है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कहीं पर और एग्जाम से पहले देखना ना भूलें। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए या फिर आलोक पर्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है और इनके घृणा, क्रोध, उत्साह, भय ये भी इनके। माटी का फूल ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र का है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए
राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1971 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1974 में? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उर्वशी के लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सभी को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, पेपर से पहले एक बार रिवीजन जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने उत्तर सही किए हैं। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। इसी के साथ कल आपके लिए नया वीडियो लाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर